तो जैसे आपने ज्योतिष का एग्जाम्पल दिया और आपने कहा कि साधना इसमें, तो ज्योतिष जो है, ज्योतिष की जो साधना का महत्व है, साधना का मतलब क्या है? सात्विक जीवन या मंत्र जाप या पाठ, किसको आप साधना में गिनते हैं? ये एक कला है, कला है। और ये कला कब मिलती है? जब आप पे ईष्ट की कृपा होती है। ये साधना से आता है। वो साधना आपके जीवन में होनी चाहिए, आपके कर्म में होनी चाहिए। और जब ये दोनों चीज़ मिलती है तो मंत्र अपने आप, मंत्र अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है जो मन का त्राण कर दे। तो व्यक्ति की जब मनोदशा अपने कंट्रोल में आ जाए, वह अपने विवेक को जी सके, तो वह व्यक्ति ज्योतिषी बनने लायक है। हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उसमें सबसे पहले स्थान धर्म को मिला है। और धर्म मतलब गुरु। तो उन्होंने क्या बोला कि धर्ममयी अर्थ को कमा कर काम मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ति हुए मोक्ष की प्राप्ति करे, ये गुरु है। तो वह स्थान की हानि करता है जहाँ भी बैठता है। अब तो प्रारब्ध पहले है, आत्मा एक प्रारब्ध लेके आती है, प्रारब्ध के अनुसार जन्म होता है, उस जन्म स्थान और परिस्थिति के हिसाब से उसका भाग्य बनता है। बिल्कुल। तो जब भाग्य बन गया, प्रारब्ध पहले से ही बना हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी आपको समय, मुहूर्त बता सकती है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है और ये टाइम पीरियड आपके लिए खराब है। तो आप अच्छे टाइम पे एक्शनेबल रहिए, खराब टाइम पे आप अपने एक्शंस को लिमिट में लाइए, डिफेंसिव हो जाओ। डिफेंसिव हो जाइए। राइट। अच्छा, एक नया टर्म, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो एक नया टर्म आपसे मैंने सुना जो कहीं नहीं सुना, इनफैक्ट, दैट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में कुछ बताओगे आप? गुरु अगर है, मंगल अगर एस्पेक्ट कर रहा है, उसका संबंध कहीं शनि से बन जाए और उसमें राहु, कहीं से भी राहु केतु का एस्पेक्ट भी आ जाए मंगल से, इन सबको जब कॉम्बिनेट, तो जनरली कैंसर या कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारियां आती हैं जिनका इलाज थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और बाकी जैसे शुक्र खराब है तो व्यक्ति को क्या आएगा कि भाई किडनी स्टोन हो गए, शुगर हो गई, इस तरीके की बीमारी। मंगल थोड़ा अप डाउन में है तो ब्लड प्रेशर की कंडीशंस आएंगी। गुरु है तो लिवर वगैरह की आएगी। लेकिन जब ये 4-5 प्लेनेट का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है तो आपको क्रॉनिक बीमारियों से क्रॉस होना। अभी नासा ने कहा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो सटीक जानकारी है वो आज भी पंचांग दे सकता है। ड्राइविंग डीप विद लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे साथ जो गेस्ट यहाँ पर आए हैं, वो बाय स्टडीज तो उन्होंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करी है और बाय पैशन उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे पीएचडी करी है। और वो एस्ट्रोलॉजी को पिछले 30 साल या शायद उससे भी ज़्यादा से अध्ययन कर रही हैं और बहुत सारे अवार्ड्स लोकल बॉडीज़ और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ले चुकी हैं। आज हमने उनके साथ दिल खोल के बातें करी, बहुत सारी बातें करी, साइकोलॉजिकल पार्ट पे करी, साइंटिफिक पार्ट पे करी, आर्ट्स के एंगल से करी, कैलकुलेशंस के एंगल से करी, और हमने ये जानने की कोशिश करी क्या एस्ट्रोलॉजी सच में किसी की लाइफ को बदल सकती है? अगर बदल सकती है तो कितना बदल सकती है? क्या हमें एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए? किस तरह से लेना चाहिए? क्या इसकी रेमेडीज में कुछ दम होता है? और रेमेडीज, क्या हमें किसी प्रोफेशनल से के पास जाना चाहिए? प्रोफेशनल कैसा हो ये हमें कैसे पता लगेगा? या हमें इंस्टा की रील स्क्रॉल करके हम पूरी लाइफ सेट कर सकते हैं? तो दीप्ति जी, आपका स्वागत है। थैंक यू राहुल जी फॉर हैविंग मी। तो दीप्ति जी, मेरा पहला सवाल ये है, जो एस्ट्रोलॉजी है, व्हाट इज दिस? इज दिस अ साइंस और एन आर्ट? राहुल जी, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एंड आर्ट ऑल्सो। ओके। जब हम ज्योतिष को देखते हैं तो ज्योतिष का जैसा शाब्दिक अर्थ है ज्योतिष, तो ज्योति प्लस ईश, तो ये एक आर्ट हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ इंट्यूशन पार्ट भी इसमें कहीं ना कहीं ऐड है। आपकी सतत साधना इसमें ऐड है। जितने आप साधना रहते रहते हैं उतना ही ईश्वर आप पे कृपा करेगा, आप उसको उतना खूबसूरत और सुंदर देख पाएंगे या उतना दूर तक आप देख पाएंगे। साइंस
क्योंकि ये खगोल विज्ञान पे आधारित है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो ब्रह्मांड में घटना घटती है उसका ही हमारे इंडिविजुअल लेआउट पे कह लें आप कि इंडिविजुअल लेआउट पे या पूरे वर्ल्ड पे, धरती पे, जल पे, सब पे असर पड़ता है। तो वो कैसे पड़ता है? आप पूर्णिमा को सब जानते हैं, फुल मून डे आता है, तो उसमें जब चंद्रमा फुल मून डे होता है तो ज्वार भाटा आता है। हाँ जी, आता है। तो ये एक साइंस है जिसका आज तक किसी के पास कोई वो नहीं है, लेकिन इसको सभी मानते हैं कि ज्वार भाटा आता है। तो किस कारण आता है? क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को जल का कारक कहा है, और जब चंद्रमा को जल का कारक कहा है तो वो अपनी जब पूर्ण रश्मियों में होता है तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो धरती के जो समुद्र है उसके जल में ज्वार भाटा लाने की क्षमता रखता है। ऐसे ही इसको इंडिविजुअल लेआउट से, जिसको होरा शास्त्र में जाना जाता है, तो होरा शास्त्र में जब हम इसे जानते हैं तो उसका ये अर्थ है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 70% ऑफ वाटर से बना है, और चंद्रमा जल का कारक है, और चंद्रमा को मन का कारक भी कहा जाता है। तो जब चंद्रमा जल का कारक है तो 70% जो वाटर है, क्या उसको हिलाने की क्षमता नहीं रखेगा? बताइए आप। बिल्कुल रखेगा। बिल्कुल रखेगा। तो वो जो हमारे, तो उसमें, और चंद्रमा कौन है? मन का कारक है, इमोशंस का कारक है। तो जब चंद्रमा किसी इंडिविजुअल लेआउट के होरोस्कोप में अच्छी स्थिति में होता है तो उसकी मानसिक स्थिति अलग होती है, और किसी इंडिविजुअल लेआउट के होरोस्कोप में अगर चंद्रमा खराब स्थितियों में होता है तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होती है। जैसे फाइलेरिया के अगर पेशेंट्स जो होते हैं, या जो मेंटली थोड़ा इल होते हैं, या साइकिक पेशेंट्स होते हैं, अगर उन लोगों के आप होरोस्कोप्स देखेंगे तो उसमें आप मैक्सिमम टाइम पे ये देखेंगे कि जब पूर्णिमा या अमावस उससे 2 दिन आगे पीछे, मतलब पूर्णिमा यानी कि जब अमांत आने लगता है यानी कि नो मून डे, और पूर्णिमा आने लगती है फुल मून डे, तो उस टाइम पे ये लोगों को सबसे ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ परेशानी होती है। तो उन लोगों को, जो आजकल एक वर्ड भी यूज़ हो गया, एंजाइटी अटैक, कहीं कहीं पे डिप्रेशन, जो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों पे ही मिल जाता है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यह है कि मून की स्थिति काफ़ी ख़राब है तो उसको ये होता है। और किसी किसी व्यक्ति का जब बहुत अच्छा चंद्रमा होता है तो उसी टाइम पे वो कल्पना, जो भी वो कल्पना कर रहा है, या वो जो भी चीज़ को जान पा रहा है या करना चाहता है, और उसके साथ उसके किसी एक प्लैनेट का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए, सपोज वो शुक्र भी उसका अच्छा है और चंद्रमा भी, ये दोनों एक ही राशि में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप नोटिस करें, या तो ये बहुत खूबसूरत होंगे तो इनकी खूबसूरती परिलक्षित भी होगी इनकी बॉडी से, और या फिर ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्टिक वे में होंगे, बहुत अच्छी आर्ट कर सकते हैं जो कल्पना से परे हो। तो जहाँ तक सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉसिबल वर्ड तो है नहीं, आई एम पॉसिबल, क्योंकि ब्रह्मांड में इतनी क्षमता है, जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक ब्रह्मांड संभव करता है उसको, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सोचें और वो ना, क्योंकि सोचने की शक्ति भी उसी के अनुसार बनी है ना। तो जिस व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा एडवांस होगी तो उसका मून बहुत अच्छी कंडीशंस में होगा, और वो पूर्णिमा में कहीं ना कहीं उसके जो रिजल्ट्स होंगे फ्लरी होंगे, वो दिखाई देंगे। और अगर नो मून डे के आसपास होगा या जिसका मून वीक होगा, वो व्यक्ति डिप्रेशन में उस दिन बहुत ज़्यादा होगा। एंजाइटी वालों का अगर मंगल के साथ कहीं पे नेगेटिव कनेक्शन हो गया तो उसके अंदर एंजाइटी अटैक होगा, कि किसी किसी व्यक्ति के अंदर इतना गुस्सा आता है सामने वाला किसी को मार देता है, मर्डर कर देते हैं। तो उसमें क्या स्थिति पैदा होती होगी? कहीं ना कहीं मन का रोल भी तो प्ले होता होगा। तो उसमें क्या होता है कि मंगल, राहु और चंद्रमा, ये 3 ऐसे प्लैनेट हैं। मंगल एनर्जी का कारक है, राहु ब्रह्म का कारक है, और चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। जब ये तीनों नेगेटिव कंडीशन, जैसे मैंने शुक्र के लिए बोला कि वो दोनों, चंद्रमा और शुक्र, एक ही राशि में उच्च हो जाते हैं, लेकिन मंगल जो होता है चंद्रमा की राशि में जाके नीच होता है। इनके बहुत सारे लॉजिक्स हैं, लेकिन मैं ये आपको वो बता रही हूँ। तो आप देखेंगे कि जिस व्यक्तियों का मंगल चंद्रमा के घर में नीच मिलेगा तो उसका चंद्रमा अगर कहीं सपोर्ट कर जाए तो वो बच जाए, वरना जनरली नीच के मंगल के जब कंडीशन आती है तो उस टाइम पे या तो आग के, मर्डर के, वेपन्स के ये इंसिडेंट हो जाते हैं। वो व्यक्ति ऐसी मनोस्थिति में पहुंच जाता है कि वो सामने वाले को अगर उसका उस समय पे कोई झगड़ा हो जाए और उसको वही दशा, वही इवेंट्स चल रहे हैं, तो व्यक्ति उसका मर्डर भी कर सकता है, या ऐसा आत्मघात हमला भी कर सकता है कि वो उसको परेशान कर जाए। इस तरीके की उसके साथ कंडीशंस बनती है। तो जैसे आपने ज्योतिष का एग्जाम्पल दिया और आपने कहा कि साधना इसमें,
तो ज्योतिष जो है, ज्योतिष की जो साधना का महत्व है, साधना का मतलब क्या है? सात्विक जीवन या मंत्र जाप या पाठ, किसको आप साधना में गिनते हैं? देखिए, जो हमारे राहुल जी, जो हमारे शास्त्र हैं उसमें देवज्य, ज्योतिषी को देवज्य शब्द की संज्ञा दी गई है। तो देवज्य शब्द का अर्थ होता है जो देवतुल्य हो, और उसमें उसके लिए कुछ चीज़ें कही हैं, जिसे श्रोत शास्त्र का ज्ञान हो, जिससे कर्म सात्विक हो, जिसका जीवन सात्विक हो, जिसको लालच ना हो, ताकि वो भय या किसी इस कारण से उसके, और जो व्यक्ति को, क्योंकि ज्योतिष एक कहीं ना कहीं आर्ट है। आपको जब सामने वाला कोई भी जो आपके पास आया है नेटिव, वो आपको जब अपना होरोस्कोप दिखाने आता है, या तो वो किसी परेशानी से आता है या किसी कारण से ही आता है, ऐसे तो कोई ज्योतिषी के पास नहीं आता। तो नहीं, आपको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली चलिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी अगर आएंगे तो उसमें भी आपको एक आर्ट आनी चाहिए कि व्यक्ति की मनोदशा देखकर आपको उसके साथ परोसना है वो विषय। अब उसकी स्थिति इतनी खराब है, कोई व्यक्ति आया कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, या कोई लेडी आई मेरे पति मरणासन में है, आप कैसे बताएंगे? या आपको दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इस बीमारी से इसके जाने के योग बन रहे हैं, या तो आप उसको कैसे परोसेंगे? उसने जाना तो 2 महीने बाद है या 2 साल बाद है। आप 2 साल पहले अगर आप उसको ये बात बता देंगे तो आपको लगता है कि वो 2 साल जी पाएगा? नहीं जी वो तो पाएगा। डे बाय डे मर जाएगा कि वो तो 2 साल का ही जीवन है। तो ये एक कला है, कला है। और ये कला कब मिलती है? जब आप पे ईष्ट की कृपा होती है। ये साधना से आता है। वो साधना आपके जीवन में होनी चाहिए, आपके कर्म में होनी चाहिए। और जब ये दोनों चीज मिलती है तो मंत्र अपने आप, मंत्र अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है जो मन का त्राण कर दे। तो व्यक्ति की जब मनोदशा अपने कंट्रोल में आ जाए, वह अपने विवेक को जी सके, तो वह व्यक्ति ज्योतिषी बनने लायक है। वो ओके। देवज्य की संज्ञा ले सकता है, और उस पे इष्ट कृपा होगी ही, क्योंकि ज्योतिष एक महासागर की तरह है। सागर भी नहीं, महासागर। मैं इसमें बहुत साल हो गए, बचपन से मेरे फोर फादर्स करते थे तो मैं उनके साथ देखती थी, मैंने करा इसको। तो उसमें मैंने क्या जाना कि जब मैं उन लोगों के जीवन को देखती थी तो मैं इसे पढ़ा करती थी। धीरे धीरे ये कब साधना में बदला। साधना का अर्थ है मैं इसके साथ लगी रही। साधना का अर्थ ये नहीं कि मैंने इसको, आज भी मैं कहूँ तो मैं आज भी इसकी छात्र हूँ और वैसे पढ़ रही हूँ, और मेरे को हर बार ये एक नया मोती देता है और मैं उसके बारे में समझती हूँ, फिर मैं एक नया फिर गोता लगाती हूँ, फिर एक नया मोती लाती हूँ। तो ये मेरे ईष्ट की कृपा है जो वो मुझे साधना में लगाया हुआ है। क्योंकि कोई भी शास्त्र या विद्या अगर आपको अर्जन करनी है तो उसके साथ मंत्र तो अलग विषय है, मंत्र तो मंत्र का रहा, लेकिन जब आप किसी चीज़ में ध्यान से लगते हैं तो वो साधना खुद बन जाती है कि आपके पास उस विषय के अलावा कोई विचार ही नहीं बचा। आप उसमें इस तरह गहनता में खो गए कि वह खुद साधना हो गई। ध्यान क्या है? जब अपने को भूल जाओ, तो जब आप उसमें खो गए तो आप खुद को भूल गए, आपकी लग गई समाधि, हो गया साधना। तो ये इसमें तो मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला तो जैसे आपने बोला कि साधना जो करता है उसके बाद ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और जो आपने वर्ड यूज किया देवज्य, आपने वर्ड यूज किया, तो क्या इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड अगर कोई पर्सन निकल आया और उसे लगा कि यार एस्ट्रोलॉजी में बहुत पैसा है और वो सिर्फ इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो यूट्यूब पे जा रहा है या कोई बुक देख रहा है या इंस्टा पे जा रहा है या उसने कोई कोर्स हायर किया। आजकल बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, फेसबुक खोलो आप और अगर गलती से भी कोई एक लाइक कर दो तो एआई आपको बार बार वही कोर्स दिखाती रहेगी, 99 रुपीज़, 199 रुपीज़, और वो सोचता है कि मैं ये 99 रुपीज़ का कोर्स कर लूंगा। एक्चुअली तो वो फनल होती है, उसके बाद वो कोई अपना 300 या 3,000 रुपये का कोर्स बेचेंगे, वो भी वो कर लेगा। तो अगर उसमें वो साधना नहीं है और उसकी मेलिफाइड इंटेंशन है कि यार मैं ये कर लूंगा और उसके बाद 5,001 रुपये फीस रख दूंगा और रोज दो दो जनों को देखूंगा, तो उसको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्या यही आप कहना चाह रहे हो? एक। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप किसी का एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई 2 साल में मरने वाला है या 2 महीने में मरने वाला है, तो मतलब मैं तो ज्योतिष नहीं हूं ना, तो मारक दशा, मारक दशा हमने बहुत सुना है, क्या इसी को मारक दशा कहते हैं? ठीक 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 राहुल जी, चलिए पहले आपका पहला सवाल करते हैं कि वो जाएगा या। देखिए, ज्योतिष एक अर्थकरी विद्या कही गई है, क्योंकि जो ज्योतिष जानता है उसको अर्थ मिल ही जाता है। अर्थ मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ज्योतिष को अर्थकरी विद्या कहा गया। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन बनता है होरोस्कोप में बुध और शुक्र का, जिसको सरस्वती और लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो मैक्सिमम ज्योतिषियों के
होरोस्कोप में बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। कॉम्बिनेशन मीन्स एक ही घर में दोनों बैठे होते हैं, ऐसे इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं? ये चार तरह से बनता है। कई बार दृष्टि संबंध से बनता है, कई बार नक्षत्र के एक्सचेंज से बनता है, कई बार एक साथ बैठे होते हैं, और कई बार एक दूसरे को आस्पेक्ट दे रहे होते हैं एक दूसरे से। ओके। तो इस कारण से चार तरह से बनता है। तो जिसके भी होरोस्कोप में पंचम स्थान में की या तो दशा आएगी जिसमें शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन निकला है, या गुरु की दशा आ जाए, तो वो व्यक्ति ऑकल्ट साइंसेस, क्योंकि है तो ऑकल्ट ही साइंस ना, तो ऑकल्ट साइंस की तरफ कहीं ना कहीं इंक्लाइन होगा, उसको जाएगा। अब वो चाहे लालच में जाए, चाहे किसी भी कारण से जाए, जीवन में अगर इवेंट घट रहा है तो घटने के लिए ज्योतिषी उसका समाधान ढूंढ के देगा। तो उसका कारण ये है, वो अगर उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करे, रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो उस कारण जाएगा। अब उसके आगे बात यह आती है कि वो क्या केवल पैसा कमाने गया। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि वाल्मीकि जी तो अपना कार्य कर ही रहे थे। हाँ जी। अंगुलीमाल डाकू की कहानी सभी ने सुनी है। वो तो अपना कार्य कर ही रहे थे, लेकिन उनको वहाँ पर ऐसा ज्ञान मिला कि वो वहाँ से महर्षि वाल्मीकि हो गए, और उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ का, जो हमारा पहला महाकाव्य है, उसकी रचना कर दी, और आज तक वही है। तो मैं ये कहूँगी कि जब ये ग्रह योग बनेगा तो व्यक्ति अनक्लाइन तो हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को पास्ट का एक्शन, मतलब प्रारब्ध उसका एक्टिव होने जा रहा होगा, वही व्यक्ति यहाँ पे आएगा, और किसी भी रीज़न से वो इंटरेस्ट कह लें या एकदम समझ आने लगे, और उसके बाद उसके अंदर साधना आएगी ही आएगी, तभी वो देवज्ञ बनेगा। अदरवाइज बहुत से लोग आते हैं उस फनल में और गायब हो जाते हैं। ओके। क्योंकि पुस्तक का ज्ञान तो कोई भी दे देगा, जो बुक्स में लिखा है आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़, लेकिन उसके बाद उसका मंथन करने का काम है। वो जो मंथन करेगा ना, वही ज्योतिषी होगा। वो हर बात को, जैसे ये समझे कि मंथन करना, हर ज्योतिष में इतने श्लोक हैं, इतने सूत्र लिखे गए हैं, पराशर ने लिखे हैं, संहिता, सिद्धांत, होरा गणित शास्त्र के हैं, होरा हमारे जातक शास्त्र का है, मैदिनी ज्योतिष है, तो कई तरीके के ज्योतिष भी हैं। उसमें जब तक आप एक एक मंत्र को या एक एक श्लोक को पढ़िए, तो आप जब श्लोक पढ़ते हैं, अब जैसे एक बड़ा साधारण सा श्लोक है कि स्थान हानि करे जीवा और स्थान वृद्धि करे शनि। अब स्थान वृद्धि शनि कर रहा है और स्थान हानि जीवा कर रहा है, जो कि हमारे जीवा मतलब बृहस्पति, और बृहस्पति जाता है और वो जिस स्थान में बैठता है उसकी हानि कर रहा है, और शनि जहाँ बैठता है वहाँ पे वो बढ़ोतरी कर रहा है। तो शनि दुख का कारक है, और बृहस्पति किसका कारक है? गुरु का कारक है, मतलब धर्म का कारक है। तो वो क्या करेगा, हमारे जो हमारा जो शास्त्र है या वेद कह लें, हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उसमें सबसे पहले स्थान धर्म को मिला है, और धर्म मतलब गुरु। तो उन्होंने क्या बोला कि धर्ममयी अर्थ को कमा कर, काम मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ति हुए मोक्ष की प्राप्ति करे, ये गुरु है। तो वो स्थान की हानि करता है जहाँ भी बैठता है। अब जैसे वो स्थान हानि कैसे करेगा, जैसे किसी का गुरु 11वें घर में आ जाए, और 11वें घर में गुरु आ जाए, तो 11वां घर इच्छाओं का है, और कहा गया है कि प्रोमिसेस हैं कि 11वें घर में अगर कोई ग्रह आ गया तो प्रॉमिस पूरे करता है। तो वो किसके प्रॉमिस पूरे करेगा? आय का घर भी वही है। अब वो धर्म के प्रॉमिस पूरे करेगा या आय के प्रॉमिस पूरे करेगा? अब वहाँ पर वो व्यक्ति के जीवन में हर वक्त भटकाव चलेगा। जब पैसा आ रहा होगा तो उसको धर्म याद आ जाएगा, और जब धर्म आ रहा होगा तो उसको पैसा याद आ जाएगा, तो वो व्यक्ति उलझता रहेगा। ऐसे ही सेम शनि है। अब शनि क्या है? शनि 8वें घर, दुख का कारक भी कहा है शनि को, और शनि बहुत धीरे चलते हैं, सबको पता है। उनका रेवोल्यूशन 30 ईयर्स में पूरा होता है। जो हाँ चंद्रमा 27 दिन में, 2.5 दिन में कर देते हैं, 27 दिन में अपना पूरा भचक्र पूरा करते हैं। तो शनि जो 2.5 साल में एक घर और 30 साल में 12 भचक्र पूरा करते हैं। तो शनि दुख का कारक है, तो वो जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। अब व्यक्ति के जीवन में 4थे स्थान में शनि आ गया सपोज, तो स्थान वृद्धि कैसे कर रहा है? उसके जीवन में क्या होगा? सब कुछ होगा। 4था स्थान एसेट्स का है, वाहन का है, प्रॉपर्टीज़ बनाने का है, तो उसके पास ये सब कुछ होगा। लेकिन उसके दशम दृष्टि उसके लग्न पे होगी, तो लग्न पे दशम दृष्टि होने से उसका क्या स्वभाव बन जाएगा? एक तो दशम पे अगर उसकी लग्न पे उसकी दशम दृष्टि है, तो उसके स्वभाव में क्या होगा? एक लेजीनेस होगी,
उसका स्वभाव व्योवृद्ध होगा, क्योंकि शनि बूढ़ा प्लैनेट कहा गया है, तो व्योवृद्ध होगा, तो उसको इन सब चीज़ों में कोई आनंद ही नहीं आएगा। तो स्थान हानि करती ना है सब कुछ, लेकिन मुझे उसका आनंद लेना ही नहीं आ पा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। तो इन्हीं एक एक ग्रह की आप स्वभाव है, उनका धातु है, उनका तरीका है, उनके तत्व हैं, उन सबको जब आप रिलेट करते हैं, फिर उनकी राशियों के करते हैं, फिर उनके नक्षत्र दिए गए हैं, तब कहीं जाकर चीज़ें आपके लेवल पे एक जगह परोसी जाती हैं। उसे कह सकते हैं देश काल परिस्थिति, कि देवत जी उस पूरी परिस्थिति को समझें कि मेरे पास 10 साल का बच्चा आया है, वो एक सवाल कर रहा है, और मेरे पास एक 60 साल का व्यक्ति आया, वो एक सवाल कर रहा है। दोनों की दशा और ग्रह से मतलब होरोस्कोप सेम सा दिखा रही हैं, लेकिन दोनों के जीवन में एक सा सवाल तो नहीं हो सकता ना। तो ये ज्योतिषी या देवत जी के ऊपर इष्ट कृपा होगी, या साधना होगी, ध्यान होगा, तभी वो इन सब चीज़ों को, क्योंकि होरोस्कोप को अगर आप 360 डिग्रीज देखें तो पूरे आसमान को 360 डिग्री पे विभक्त किया जाता है। और जब आसमान को 360 डिग्री पे विभक्त करते हैं, उसमें 12 राशियों से जब हम भाग करते हैं, तो हर राशि के बाद 30 डिग्री आ जाता है। उसके बाद उनको 27 नक्षत्रों से विभक्त किया जाता है। तो 27 नक्षत्रों में हर नक्षत्र का 4 चरण है। विभक्त मीन डिवीजन। डिवीजन, हाँ, विभक्त मतलब डिवीजन। तो जब वो किया जाता है तो 30 डिग्री की एक राशि बनी, तो आसमान 12 खंडों में विभक्त हो गया। जहाँ एक 360 डिग्री पे एक था, अब वो 12 खंडों में विभक्त हो गया। अब उसके बाद हम इसमें 27 नक्षत्रों का एडिशन कर दें, तो इसको पुनः विभक्त करा हमने, और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 27 गुणा 4, क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो 108 डिवीज़न फिर मिल गए। अब 108 डिवीज़न मिले तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो 30 डिग्री की एक राशि है हमारे पास, उसके अंदर कितने नक्षत्र क्रॉस होंगे ये चेक करना पड़ेगा। कौन से ग्रह का कौन सा नक्षत्र है, किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह उच्च हो जाता है, किस नक्षत्र पे कौन सा ग्रह नीच हो जाता है, और जातक को कौन सा नक्षत्र मैत्री में जा रहा है, कौन सा नक्षत्र एंटी जा रहा है, उसके मतलब उसके लग्न का शत्रु बैठेगा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो ये एक तरीके से इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि जब जातक इसमें एंट्री करता है, जैसे साधना वाली बात आपने की थी, तो इतने सारे विजन्स को एक साथ एक होरोस्कोप में लगाने पे उसको साधना की जरूरत, क्योंकि साधना का अर्थ है जितना ज़्यादा वो उसको साधना करेगा, मतलब पढ़ेगा, जितना समय देगा, उसके बाद उसका आत्ममंथन करेगा, उसके बाद वो इतनी सारी चीज़ों को एक टाइम पे लगा पाएगा। अगर वो इतनी सारी चीज़ों को अलग याद करेगा तो वो कभी भी उसका फल निकाल ही नहीं पाएगा। तो इतने सारे और भी मैटर्स हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ बिल्कुल बेसिक पार्ट पे बता रही हूँ कि ये मैटर है। इसके बाद तो बहुत सारे मैटर्स हैं कि कैसे बैठते हैं, कहाँ दृष्टि है, क्या संबंध है, कैसे कैसे जाता है। तो आपको जो इतनी नॉलेज है, इतनी डीप नॉलेज है, जो हमें समझने में इतना ज़्यादा लग रहा है कि कितना ज़्यादा है, और आपने उसको ग्रास्प किया है, तो आपको पहली बार कब ट्रिगर हुआ कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए? राहुल जी, ये अच्छा सवाल है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे कहते हैं ना, मछली को तैरना सिखाने के लिए उसको सिखाया नहीं जाता, मछली स्वभावतः सीखती है। तो शायद मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा थी। तो मेरा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर सब एस्ट्रोलॉजर्स थे एस्ट्रोलॉजर्स या थे, ऑकल्ट साइंस थी वहाँ? एस्ट्रोलॉजर थे। मेरे पिताजी खुद में एस्ट्रोलॉजर थे, प्राचार्य रहे संस्कृत विद्यालय के, और एस्ट्रोलॉजर थे। तो जब मैं 11 साल की थी, आपने पूछा तो याद आ रहा है, तो जब मैं 11 साल की थी तो मैं अपने पिताजी की किताबें उठाकर पढ़ा करती थी। 5th 6 में थी, तो जब थोड़ा बहुत पढ़ने आया तो मैं उसे पढ़ा करती थी। तो पढ़ते पढ़ते उनको ज्योतिष करते हुए लोग उनके पास आते थे, पूछते थे, तो हम भी बड़े ध्यान से उनको सुनते रहते थे, क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो उनके जब शब्द सुनते थे तो जिज्ञासावश मैं भी किताबें पढ़ा करती थी। तो पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि मैं इसमें कैसे कब कहाँ एंटर हो गई। तो आज उस दिन से और आज तक हाँ, मैं इसकी छात्रा हूँ, आप कह सकते हो, और मैं इसको पढ़ रही हूँ और साधना चल रही है। ईश्वर ये साधना चलाता जाए, और मैं जब जब इसमें जाती हूँ मुझे एक मोती मिल जाता है, ये ईश्वर की कृपा हो जाती है। तो साधना तो चलती है। जैसे आप इसमें कह रहे थे कि आपने बताया कि शायद
गुरु और शुक्र बोला था, कौन से आपने दो ग्रह बोले थे? जब देवज्य होता है और वो बनते हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र होता है तो देवज्य बनता है और तब आप वो बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसके भाग्य में लिखा था उसे ऑकल्ट साइंस में जाना। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर भाग्य में पहले ही निर्धारित है, मेरे फिर दो प्रश्न हैं। अगर भाग्य पहले ही निर्धारित है तो उसमें एस्ट्रोलॉजी क्या मदद करती है? एक। दूसरा, भाग्य और प्रारब्ध में क्या फर्क होता है? ठीक है, चलिए पहले लेते हैं कि उसका, देखिए क्या है कि जो होरोस्कोप है वो बेस्ड है पास्ट एक्शंस पे। पास्ट एक्शंस का मतलब आपके पिछले जन्म के कर्म, क्योंकि जब जन्म पत्री बनती है या होरोस्कोप का निर्माण किया जाता है उस टाइम पे बच्चे की छठी के दिन छठी पूजन हो जाता है। तो छठी बनाते हुए उस बच्चे ने तो कोई कर्म करा नहीं है। राइट। तो और उसके 100 जो अब तो नहीं रहा इतना बड़ा स्पान, लेकिन 120 साल की गणना एक साथ कर दी जाती थी और व्यक्ति के जीवन में वो दशा काल उसी तरह निर्धारित होता था और उसको जितना डीप में आप जाते रहे तो आप उसके इवेंट्स को भी निकाल पाते थे। तो जब हमारा प्रारब्ध कैसे बनता है, जब हम जो भी कर्म करते हैं, ऐसा आपने भी सुना है मैंने भी सुना है कि उनका लेखा जोखा ईश्वर रख रहा है कहीं, हमारे अच्छे कर्मों का अच्छा बुरे का बुरा। तो जब हम अपने कर्मों के अनुसार फल पाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह ग्रह स्थितियाँ ऐसा निर्माण कर देती हैं, उस समय जातक का जन्म होता है। तो जिस समय वो जन्म लेकर आता है उसी समय ग्रह नक्षत्र राशियाँ, राशि जो कौन सी राशि उदय होगी उस समय वो उसका लग्न बन जाता है। 2-2 घंटे के लिए हर राशि उदय होती है तो उसका वो लग्न बन जाता है। चंद्रमा जिस जहाँ पर है वो उसकी जन्म राशि बन जाती है और चंद्रमा जिस नक्षत्र में वह उसकी जन्म दशा बन जाती है। तो और उसके बाद उसके ग्रहों की प्लेसमेंट्स आ जाती है। जैसे बुध शुक्र योग है, इसको लक्ष्मी सरस्वती योग या सरस्वती योग, और इसमें अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो मतलब कमाल हो गया। और कहीं ना कहीं शनि भी इसमें कहीं ना कहीं अगर ऐड हो जाए कोई दृष्टि समय, तो व्यक्ति, जैसे शनि को स्लो प्लैनेट का, तो व्यक्ति लंबे समय तक इसके साथ जुड़ा रह सकता है। गुरु के कारण इसमें विवेक धर्म दोनों काम आ जाता है। और बुध शुक्र, तो शुक्र काठ है और बुध बुद्धि है और इस पर गुरु का प्रभाव आ जाए तो गजब। तो ये जिनके होरोस्कोप में होते हैं ये पास्ट सेक्शन से ही बने हुए होते हैं। तो व्यक्ति के साथ जब ये कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं तो उसके कुछ चार्ट्स और भी हैं। जैसे एक तो होता है हमारा मेन लग्न चार्ट, उसके बाद हमारे D60 चार्ट्स तक जाते हैं, जैसे D9 चार्ट, D12 चार्ट है, D60 चार्ट है, D24 चार्ट है, D7 चार्ट। तो ये सारे हमारे षोडश चक्र आते हैं। तो जब हमारे षोडश चक्र आते हैं तो उसमें भी इन ग्रहों की स्थितियों को देखा जाता है। देखिए बचपन से एक लाइन सुनी है जो आपने भी सुनी ही होगी, मैं कहूँगी फिर से, कि पहले रचा प्रारब्ध फिर बना शरीर। तो पहले प्रारब्ध की गणना होती है, उसके बाद शरीर मिलता है। आपने कभी नोटिस करा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप जानते नहीं हैं, कोई बच्चा आपने देखा लेकिन आपकी आंखें नहीं हट रही उस बच्चे से, देखा और आपको वो अच्छा लग रहा है, आप उसकी बात कर रहे हो या अचानक से आप उसकी तरफ इंटरेस्ट दे रहे हो और मतलब सब कुछ हो रहा है। तो ये क्या है, उस बच्चे का भाग्य, वो सबको अट्रैक्ट करने की क्षमता रख रहा है। और एक बच्चा है, सब कुछ है लेकिन बच्चा ही है, लेकिन आप वो इतना शैतान है, इतना वो कर रहा है कि सब लोग उसको सिर्फ डांट रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, डांट रहे हैं, या उसकी बात यही करा के कर रहे हैं कि यार वो कितना शैतान था ना, अच्छा है, ऐसा बच्चा नहीं है। तो ये सब क्या है, उसका प्रारब्ध। ओके। और भाग्य क्या चीज़ है, जब व्यक्ति के जैसे जैसे, अगर प्रारब्ध बहुत सुंदर है तो भाग्य भी तो सुंदर होगा ना। अब आप एक ही समय पे 2 बच्चों का जन्म हो रहा है, एक ही हॉस्पिटल में हो रहा है। चलिए ये तो बड़ा एग्जांपल हुआ, आप और छोटे एग्जांपल पे जाइए कि ट्विंस लोगों को आप देखिए, आपने ट्विंस देखे होंगे तो मैक्सिमम टाइम आपने उन ट्विंस का जीवन एक जैसा नहीं देखा होगा। चाहे चेहरा मोहरा भी बहुत कुछ मिलता होगा, माता पिता एक सी परवरिश, एक से संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ एक सा ही दे रहे होंगे, लेकिन उनका प्रारब्ध एक सा नहीं होता। तो उस कारण से उनके जीवन में आप गति सीमा देखें, एक व्यक्ति राइज करता चला जाता है या एक का शरीर स्वस्थ होता है और वो अपने जीवन में सब कुछ पाता है, और एक बच्चा उसी समय पैदा हुआ है, सब कुछ हो रहा है लेकिन उसका शरीर नहीं। और कई बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे जो अल्पकाल में ही, मतलब अल्प आयु में ही चले जाते हैं, जबकि जन्म दोनों का एक ही समय पे हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए प्रारब्ध भी कहीं जिम्मेदार है, जो कि एक गुप्त प्रारब्ध है। उस गुप्त प्रारब्ध एक साथ उन माता के पिता के साथ उनका संसर्ग रहा होगा, वो जीवात्मा उन्होंने अट्रैक्ट की होगी। उसके बाद आते हैं हमारे चार्ट्स।
जिसमें D60 षष्ठ्यंश चार्ट जिसे बोलते हैं, अगर आप उसे देखें और मतलब क्योंकि बहुत छोटे छोटे माइक्रो में जाना पड़ेगा, जो बच्चे 2-1 मिनट के गैप में उनमें कहाँ जाएंगे, माइक्रोज में जाएंगे, तो उनके लिए चार्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। तो आप उनके कहीं ना कहीं जब आप अंदर जाते जाएंगे तो आप उनके ग्रहों में डिफरेंस ईजिली देख लेंगे। फिर आपको पता चल जाएगा कि उनके जीवन, क्योंकि उनकी तो दशा में भी फ़र्क नहीं आएगा, उनकी तो राशि में भी फ़र्क नहीं आएगा, उनके तो लग्न में भी फ़र्क नहीं आएगा, तो फ़र्क कहाँ हुआ। तो जब आप उसको माइक्रो देखेंगे तो आपको कोई ना कोई चार्ट बता देगा कि कहाँ फ़र्क हो रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा। तो फर्क प्रारब्ध का फर्क हुआ। प्रारब्ध से ही भाग्य बनेगा ना। ओके। अगर आपके प्रारब्ध में इतनी क्षमता है तो आपको, देखिए, अब अंबानी जी के घर में किसी ने जन्म लिया, उस बच्चे का क्या भाग्य है। उसने अब आप उस बच्चे को भी कह रहे हो आपके जीवन में कष्ट होगा। एक साधारण परिवार में उसी समय में एक बच्चे का जन्म हो गया, आप कह रहे हो कि आपके जीवन में भी कष्ट है। अब आप दोनों के स्ट्रगल का समय तरीका लगा, अगर उसको कोई दिक्कत है तो 100 डॉक्टर खड़े हैं उसके पास, और वो बच्चा एक डॉक्टर के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो भाग्य यानी कि गुप्त प्रारब्ध इसे कहेंगे कि आपका जन्म किस जगह होगा। आधा प्रारब्ध से तो भाग्य वहीं पे सेट हो गया ना। कैसे माता पिता मिले, कैसा परिवार मिला, आधा प्रारब्ध तो वहीं सेट हो गया। तो फिर आपके स्ट्रगल्स की डेफिनेशंस भी तो अलग होगी। राइट। तो ये भाग्य फिर वहां से निर्माण हो गया। तो प्रारब्ध ही भाग्य का निर्माता है ना। तो जब भाग्य, प्रारब्ध भाग्य का निर्माता है, भाग्य आपका बन गया, जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जन्म हुआ, जन्म के अनुसार भाग्य बना। जब तो कहने का मतलब ये है कि आदमी जन्म कहाँ लेगा और कब लेगा, ये प्रारब्ध डिफाइन करता है। राइट। जी राहुल जी। और जब उसने जन्म लिया, उस जन्म के स्थान और समय के हिसाब से भाग्य बनता है उसका। उस समय के हिसाब से जो ग्रह गोचर हमारा की स्थिति जो हुई, जो स्थिति उससे है भाग्य वो बना। उसका भाग्य बना देती तो प्रारब्ध पहले है, आत्मा एक प्रारब्ध लेके आती है, प्रारब्ध के अनुसार जन्म होता है, उस जन्म स्थान और परिस्थिति के हिसाब से उसका भाग्य बनता है। है। बिल्कुल। तो जब भाग्य बन गया, प्रारब्ध पहले से ही बना हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को कैसे बढ़ा सकती है? चलिए ठीक, ये बढ़िया सवाल है राहुल जी आपका। देखिए, प्रारब्ध रचा, पहले रचा प्रारब्ध, फिर बना शरीर, तो जन्म हो गया। अब उसमें एक चीज़ है पुरुषार्थ। Okay. अब व्यक्ति का पुरुषार्थ, अब आप इसमें फिर एक सवाल आ सकता है, जब पुरुषार्थ भी उसको प्रारब्ध से ही तय है तो पुरुषार्थ क्या करेगा उसका। अब उसमें पुरुषार्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो यश है ना, यश यानी कि फेम, वो यश हमेशा पुरुषार्थ के अधीन रहा है, वो भाग्य के अधीन नहीं रहा मेरा है। सवाल कुछ और है दीप्ति जी, जी। कि मेरा प्रारब्ध था, मेरा जीवन हुआ, जीवन के आधार पर भाग्य बना। अब जीवन किस और जाएगा, उसमें जब मैं पुरुषार्थ डालूंगा तो जीवन को दिशा मिलेगी या शायद स्पीड मिलेगी। तो उसमें जो आपकी साइंस या आर्ट, एस्ट्रोलॉजी नाम की चीज है, वो मेरी क्या मदद कर सकती है? ठीक है, इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या देती है। एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले, जो भी एस्ट्रोलॉजी आपको एक्सेप्टेंस की पावर देती है, कि समय खराब है तो भी एक्सेप्ट करने की क्षमता देती है, और समय अच्छा है तो भी समय। आपने शायद कभी कभी जीवन में देखा होगा, कई लोग एक समय में बहुत राइज करते हैं और अचानक से डाउनफॉल आता है और वहाँ पर वो संभल नहीं पाते। या कई लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं और इतना ग्रेट वो आता है तो वो लोग उसको राइज कर जाते हैं। अब इसमें क्या करता है कि जैसे कुछ हमारा जो प्रारब्ध है, वो एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको समय, मुहूर्त बता सकती है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है और ये टाइम पीरियड आपके लिए खराब है। तो आप अच्छे टाइम पे एक्शनेबल रहिए, खराब टाइम पे आप अपने एक्शंस को लिमिट में लाइए, डिफेंसिव हो जाओ, डिफेंसिव हो जाइए। Right. तो जब आप ये दो पार्ट प्ले करते हैं तो आपकी जो चीज़ें बहुत, मान लीजिए आपको मौसम विभाग की जानकारी आप भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। अब मौसम 100% तो कभी भी राइट नहीं बैठता, लेकिन वो आपको कह देता है कि बादल हैं, बारिश पड़ सकती है, तो आप अवेयर हो गए, बादल देखे, आपने एक छतरी उठाई, आपने ली और आप चले गए। बारिश आई,
आपने अपनी छतरी खोली, आप क्योंकि आपको अंदर से पहले से दिमाग में तैयारी है कि मेरी बारिश आ सकती है, तो आपके पास छतरी है और आप बहुत तेज बारिश आ भी गई तो आप विचलित नहीं हुए, कहाँ भागूं कहाँ भागूं। आपने अपनी छतरी खोली, आप अपना रास्ता पूरा कर रहे हैं, अपने तय समय सीमा पे आपने अपना रास्ता पूरा कर लिया, क्योंकि आपको पता है मेरे पैर भीगेंगे, आप जरा सी पैंट ऊंची करेंगे, चप्पल हाथ में लेंगे, चले जाएंगे। तो बारिश ने तो अपना काम पूरा करा, लेकिन आपके दिमाग की, यानी कि आपकी जो पहले से एक तैयारी है, कॉन्शियस माइंड में आपकी तैयारी हो चुकी है, उस कॉन्शियस माइंड ने आपको क्या करा, उस रास्ते को तय करने के लिए समय बढ़ने नहीं दिया, आपने अपने समय तय पूरा किया। 1%। अब यही बात ज्योतिष में आ जाती है। तो ज्योतिष आपको क्या बताता है कि भाई आपको, ज्योतिषी है क्या, ज्योतिषी क्या है, पहले तो ये समझे। ज्योतिषी ऊपर बैठा हुआ वो आप नीचे से सामने की गली को देख रहे हैं और वो पेड़ के ऊपर से सामने की गली को देख रहा है, तो अब वो क्या करेगा, वो आपको बता सकता है उस गली में थोड़ा आगे जाओगे गड्ढा मिलेगा, तुम ना ऐसा करो उधर से घूम फिर के जाओ। तो आपको सावधान करने के लिए ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष है, वो आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। वो एक तो एक्सेप्टेंस देने के लिए बना है कि अगर किसी भी परिस्थिति में आप अपने विवेक को कैसे संभालो, आप बह ना जाओ, आप संभल जाओ। वो परिवर्तन कर सकता, तो मैं आज मोदी जी कुछ और कुछ भी ये वो जो मेरी इच्छा होती बनती, एग्जैक्टली। तो मैं तो नहीं बनी, तो मैं तो जो हूँ मैं तो वो कर रही हूँ। मेरे जीवन में भी सुख दुख आते हैं, मेरे भी बच्चे हैं परेशान करते हैं, मेरे भी हस्बैंड हैं, तो परिवार है, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, वो मुझे भी उसी तरीके से सुख दुख देती हैं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा फ़र्क ज़रूर आया, इतने समय से ज्योतिष पढ़ने या उसकी साधना करने के कारण मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस आई। मैं देख पा रही हूँ कि ये समय ऐसा होने वाला है, ये तैयारी ऐसी है, तो मैं उसके लिए पहले से ही अवेयर हो जाऊंगी। उदाहरण के तौर पे हार्दिक पांड्या की पत्री लेते हैं, जो कि गूगल पे सबको मिल जाएगी। अभी उनका वो एक उनकी शादी में भी कुछ परेशानी आई हाँ थी जी, हाँ जी, और डाइवोर्स भी हुआ, लेकिन वो साथ में बहुत पॉपुलर भी हुआ, उन्होंने टीम इंडिया को जिताया भी। तो ऐसा क्यों हुआ? अब इसमें क्या है कि हम इनके होरोस्कोप पे चलते हैं। होरोस्कोप कोई भी देखेगा, गूगल में सबको मिल जाएगा। तो आप उसमें देखिए कि इनको जो दशा चल रही थी वो चल रही थी शुक्र की, जो कि मार्च 2025 में ख़त्म होनी है। और इनका जन्म का कारक शुक्र जो है इनके भाग्य स्थान में नीच का होकर बैठा है। ठीक है, शुक्र किसका कारक है? पत्नी का कारक प्लेनेट है। तो शुक्र पत्नी से परेशानी, कहाँ पर नीच बैठा है? भाग्य स्थान पे। और कहाँ उच्च देख रहा है? एफर्ट हाउस में, पुरुषार्थ हाउस में, पराक्रम स्थान पे उच्च देख रहा है। वहीं पर इस समय पे राहु भी मीन राशि में बैठा हुआ है। तो शुक्र राहु दोनों मिले, तो उन्होंने कारक नीच होने के कारण और केतु का अंतर होने के कारण तो डीअटैचमेंट दिया, पत्नी के साथ संबंधों में वैमनस्य दिया, डाइवोर्स दिया, जैसा आप बता पा रहे हैं। क्योंकि और दूसरा, उनको अभी अभी वर्ल्ड कप भी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा, तो वो क्या था? पुरुषार्थ। उसके कारण उनको किस चीज़ की प्राप्ति हुई? यश की। वो कैसे हुई? क्योंकि दोनों काम एक ही प्लैनेट ने कर दिए। दशा तो एक ही थी ना, शुक्र की। शुक्र जन्म का कारक में नीच था और केतु के अंतर में था, तो डीअटैचमेंट दे गया। और वही नीच का शुक्र जो है पराक्रम स्थान को उच्च देख रहा है, तो पराक्रम दिखाना था, उन्होंने अपना पराक्रम खेल में दिखाया। राहु के साथ में था, शुक्र राहु मिलके एक बहुत बड़ा फेम देते हैं, ग्लोरी देते हैं। मतलब ऐसा, चाहे मीडिया कह लें या जो लोग सब जान सके, तो मीडिया का एक माध्यम होता है। और जब हम किसी सेलिब्रिटी कंडीशंस में होते हैं जिसकी ऑरा इतनी बड़ी हो कि लोग उसको देखना सुनना चाहें, तो वो दोनों काम उसने कर दिए। एक ही शुक्र ने एक ही समय में दो काम कर दिए। शुक्र कारक था, तो कारक ने कारक को नाश करा, शादी खराब कर दी, नीच का था। लेकिन आस्पेक्ट उच्च का था, पराक्रम स्थान में था, तो पराक्रम ने यश दे दिया। ओके, यानी कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब आप ज्योतिष शास्त्र की शरण में जाते हो या किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाते हो, तो वो आपको आपके आने वाले समय या जो समय चल रहा है उसके प्रति सावधान कर सकते हैं कि ये समय ऐसा चल रहा है और आपको इस समय आपकी जो एक्शंस हैं वो ऐसे होने चाहिए, डिफेंसिव होने चाहिए या एग्रेसिव होने चाहिए, राइट? एग्जैक्टली राइट। तो अब रेमेडीज क्या काम करती हैं? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। देखिए, ज्योतिष को रेमेडीज़ के उसमें किया जाता है। ज्योतिष के पास समाधान ही मांगने आते हैं, तो उसका समाधान वो उपायों के तौर पे देते हैं। तो क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर ग्रह एक धातु से, एक कारक से, एक दिशा से, एक स्वभाव से, हैबिटेट से रिलेट करता है।
तो जब हम उस चीज़ को उसके पास पहुंचाते हैं, जैसे कोई प्लेनेट नीच का है, तो जब हम उन सबको एक साथ एसोसिएट करके, मतलब उनको एक बार एसोसिएशन बैठाते हैं, तो देखते हैं कि हाँ ये प्लेनेट वीक जा रहा है, ये पॉजिटिव है, या इसके साथ ये, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई ग्रह हमें नेगेटिव दिखता है तो हम कहते हैं इसको, ये आपको दुख देने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए तो मैं बोलूँगी आप मंत्र जाप करें, प्रार्थना करें, एक नियत समय पे करें, इसका दान करें। उससे क्या होगा कि मान लीजिए आप मेरे से बहुत गुस्सा हैं, आप मेरे को बहुत ही गुस्सा है, आप मेरे से किसी बात से भयंकर नाराज है, मैं एक नियत समय पे रोज आती हूँ और आपके हाथ पैर, मतलब अपने समय पे आपको पैर वैर छू के नमस्कार करके जाती हूँ, रेगुलर ऐसा ही हो रहा है। तो आप तो शुरू शुरू में तो मुझे गुस्सा करोगे, आ गया रोज या आ गई रोज, जो भी ऐसे, लेकिन एक दिन आपका हाथ जो इतनी तेज उठा वो धीरे धीरे ऐसे होने लगे, तो रोज आते हैं रोज, तो आपके मन में भी एक भाव आने लगे। तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो पास्ट एक्शन का जितने कदम चले, जितनी आपने प्रार्थना करी, जितना आपने मन, तो उससे वो प्लेनेट की जो इम्पैक्ट है या इंटेंसिटी है वो डाउन हो जाएगी। जो नाराज ग्रह है उसे खुश कर रहे हैं, आप उसको मना रहे हैं उसको। मना रहे हैं, तो वो हो जाएगा। और दान करने से हमें उसकी एनर्जी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम उसको दान कर रहे हैं। अब इसके जस्ट उलट आ जाते हैं कि प्लेनेट बहुत अच्छा है, आपका समय राइज करने वाला है, और तो ज्योतिषी के पास गए, आपने ज्योतिषी आपको बोलेगा आपका समय राइज करने वाला है, तो आपको क्या करेगा, उस ग्रह को धारण करवाएगा। मंत्र जाप से तो धारण होता ही है, दोनों टाइम पे मंत्र जाप तो एक ही काम है, क्योंकि जो खुश है वो और खुश होगा कि एक ही टाइम पे आप जा रहे हैं, और जो नाराज है वो भी ऐसे वाले हाथ को धीरे धीरे ऐसे ले आएगा और उसको फिर धारण करवाएगा, तो उसकी एनर्जीज आपके साथ और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी, और फिर आप उस टाइम का अच्छा लाभ ले सकते हैं। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, पर सच सच बताइएगा। पहले तो बताओ, आपका कोई इंस्टा पे अकाउंट है? नहीं। तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद सच भी बताए। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत चीजें वायरल हो रही हैं। अब जैसे आपने बताया कि ये इतनी एक कॉम्प्लेक्स साइंस है, तो क्या 30 सेकंड की कोई रील किसी के जीवन में प्रभाव डाल सकती है? अगर कोई एक ग्रह किसी एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे आपने बताया शुक्र लग्जरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, बनना भी नहीं चाहता हूं, है ना, लेकिन शुक्र, अगर इतना तो मेरे को पता लग गया, 12 घर होते हैं, 12 घर होते हैं अगर, और शुक्र पहले में बैठा है, दूसरे में बैठा है, तीसरे में बैठा है, चौथे में बैठा है, तो जहां बैठेगा उसके अलग हिसाब से प्रभाव होंगे, है ना, और उस प्रभाव के हिसाब से किसी की लाइफ में शुक्र से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उसकी लाइफ में इम्पैक्ट करेंगी। तो जो सोशल मीडिया पे आजकल 30-30 सेकंड के चल जाती हैं और वायरल भी हो जाते हैं, तो क्या वो सब पे एक ही इम्पैक्ट कर सकते हैं किसी की लाइफ पे? नहीं, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब उसमें क्या होगा, जिन लोगों का वही समय चल रहा होगा, उसी तरीके से रिलेट होता सब, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा, तो कहेंगे बहुत अच्छा है, और जिनके लिए नहीं चल रहा होगा वो कहेंगे मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ। क्या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं ऐसे ही अनजाने में सारे उपाय करने से? बिल्कुल बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि क्या, मान लीजिए कि वो चीज़ हमें, बॉडी है किसी को लैक्टोज टॉलरेंस है, किसी की बॉडी नहीं हो रहा है, हम गए हमारे हिसाब से तो सुपर फूड है, ले लो दूध है, लेकिन उसको सूट ही नहीं कर रहा, तो अब आप इसे क्या कहेंगे? जब आप उसका पूरा एग्जामिन कराएंगे तो पता चलेगा ना, दूध इसके लिए फ़ायदेमंद ही नहीं है, यही इसको नुकसान दे रहा है, तो आपको वहाँ समझ आएगा। तो वो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं हो सकती। करेक्ट। अच्छा, मेरे को एक बात और बताइए, कोई इंसान आपसे नहीं मिला, उसके डेट ऑफ बर्थ आई और आपने देखा डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, टाइम भी आएगा, प्लेस भी आएगा, तो क्या वो देख के, बर्थ चार्ट देख के आप उसकी पर्सनैलिटी का आइडिया लगा सकते हैं कैसी पर्सनैलिटी होगी? हाँ, ये लग जाता है। कौन सा ग्रह है जो पर्सनैलिटी में हेल्पफुल होता है? सबसे पहले पर्सनैलिटी में जो हेल्पफुल होता है, लग्न चार्ट होता है, आपका लग्न, उसकी प्लेसमेंट और उसका किस किस ग्रहों के साथ क्या संबंध बन रहा है, वो आपके लग्न को पूर्णतः डिफाइन कर देता है कि आप कैसे तरीके से सोचते हैं। आप, मेन होता है पर्सनैलिटी, एक तो इनर होती है, एक आउटर होती है। तो सबसे पहले तो आपको इनर पर्सनैलिटी समझ आएगी कि ये व्यक्ति इस तरह से सोचता है, और आप मैक्सिमम टाइम वो वही होता है, और फिर आउटर पर्सनैलिटी समझ आएगी। अब शुक्र वाला व्यक्ति है, लग्न में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, ग्लोरी स्किन, बहुत खूबसूरत, मतलब जो कहते हैं फ्लॉलेस स्किन, शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन है, तो आप मैक्सिमम जो हीरोइन हैं या एक्ट्रेसेस हैं उनको देखें तो शुक्र चंद्र कहीं ना कहीं उनका कॉम्बिनेशन में होगा। पूर्णिमा का चंद्रमा है और शुक्र के साथ मृगनयनी, बहुत सुंदर आंखों वाला होगा।
और किसी का बुध बहुत ही अच्छा है तो व्यक्ति बोलने में वाक कुशल होगा। तो आप उनकी इनर आउटर सब पर्सनैलिटीज को मिला के थोड़ी देर बैठने से ही उसके व्यक्तित्व का पता लगा लेंगे। लंबा चौड़ा है, अपनी उम्र से बड़ा दिखता है तो शनि के प्रभाव में है। लंबा चौड़ा लेकिन ज्ञानवर्धक बातें कर रहा है तो गुरु के प्रभाव में बैठा है। और कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो चंद्रमा के प्रभाव में है, लेकिन चंद्रमा अच्छी कंडीशन में नहीं। चंद्रमा अगर शांत है तो कलात्मक बातें करेगा। इस तरीके से आप उनका लग्न से ही पता लग जाता है, इसके लिए तो बहुत अंदर जाना भी नहीं पड़ता। What is the most common misconception you have ever encountered? इसमें सबसे ज़्यादा जो एक वो है वो यही है कि व्यक्ति ये सोचकर आता है कि जो रेमेडीज़ मिलेंगे वो आपके जीवन को तुरंत बदल देंगे, तुरंत बदल देंगे। आप यहाँ पर एक प्रारब्ध का भोग भोगने आए हैं, इसी कारण आप इस ऋणानुबंध संसार में हैं। इसके लिए ज्योतिष के लिए इसीलिए आपको अध्यात्म की ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अध्यात्म जानते हैं तो आप ज्योतिषी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप व्यक्ति को, सामने वाले को साइकोलॉजी मतलब साइकिट्रिस्ट तो फिर भी आपसे जान के काम करता है कि आप ही बताएंगे तभी और एस्ट्रोलॉजर जो है बिना जाने आपका होरोस्कोप देख के आपको काउंसलिंग करता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि कोई बंदा आया हो और वो कोई एक छोटा सा गलत काम रोज कर रहा हो और आपने कहा कि भाई यही तेरे लिए सबसे हानिकारक है, इसको छोड़ देगा तो सब कुछ हो जाएगा? बहुत बहुत ऐसे तो बहुत लोग आप ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आपने कई बार सुना होगा किसी किसी के घर में आप जो जैसे पेट लवर्स होते हैं तो डॉग्स लाते हैं, लेकिन उनके घर में रेगुलरली डॉग्स की एक के बाद डेथ हो रही होती है, या उनके घर में जीवन में अस्त व्यस्तता आ जाती है, कई बार सुना होगा। और कहीं कहीं पे आपने ये कॉमन वो सुना होगा लिंटर, कि जब किसी व्यक्ति ने घर बनाया तो वो घर उसे सूट करा और किसी को नहीं करा। हाँ जी। ये एक वो है। इसमें क्या होता है कि ये एक वो होता है कि यहाँ पर आप लोगों को समझा सकते हो। तो क्या होता है कि अगर व्यक्ति का पेट्स बार बार जा रहे हैं तो उसको क्या होगा कि एक, अगर वो डॉग लवर है और उसके पेट्स बार बार आ रहे हैं और मर रहे हैं, कई बहुत सुने हैं कि मैंने तो कईयों के मतलब इतना ज़्यादा उनको वो उसका होता है क्रेज कि वो बार बार लाते जाते हैं, एक जाता है फिर दूसरा ले आते हैं, फिर जाता है दूसरा, रो रहे हैं परेशान हो रहे हैं लेकिन ला, तो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके होरोस्कोप में केतु डिस्टर्ब है। और वो कुत्ता आते ही यानी कि वो डॉग आते ही उनका काम डाउन हो गया, उनके घर में एक अशांति फैल गई। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसे ही सैटर्न वाले लोग हैं, तो जो लोग लिंटर डाल रहे हैं और उसके बाद वो सब कुछ अच्छा था, उस घर में गए और वो सब कुछ खराब होता चला गया, तो उनको सैटर्न खराब है या उनके घर में उस 4th हाउस डिस्टर्ब है, तो ऐसे लोगों को लिंटर डालने की एज लिमिट्स होती हैं। कि उस एज में जाके आप अपना घर बनाइए, वो घर आपको सुख देगा। वो उस समय पे आप ये काम कीजिए, वो आपको सुख देंगे। और छोटा सा काम, जैसे आपने पूछा था, कई लोग जो जैसे मून वाले लोग होते हैं, और वो लोग क्या होते हैं जैसे जैसे सनसेट के बाद का समय आता है उसमें बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने देखा जो साइकिक पेशेंट्स होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स को इनटेक कर रहे होते हैं या किसी भी रीज़न से इनटेक कर रहे हो, तो उनके जीवन में ये समस्या आती है, क्योंकि जो दूध है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो मून के अंडर जाती हैं। तो जैसे ही आप उसको खाएंगे तो आपके बॉडी में वो नेगेटिव मतलब एनर्जीज बढ़ाएगा, मून की नेगेटिविटी, तो व्यक्ति डिप्रेसिव होता है। और कई कई लोग होते हैं जो पूरी पूरी रात रो लेते हैं बेड के अंदर, जो मैंने सुने हैं। एक के बाद एक सवाल के बाद उसको वो लिंगर करते रहते हैं, वो एक सवाल से कब दूसरे में पहुंच गए, यानी कि मन की तो गति कोई भी नहीं, मतलब लाइट के ट्रेवल टाइम से भी ज़्यादा तेज मन की गति अभी यहाँ अमेरिका, तो वो उसमें खो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ जीवन में रहती हैं कि अगर आदमी इनको इनके लिए फिर काउंटर रेमेडीज़ भी हैं कि आप ये करें और ये ना करें, तो उससे वो उनके जीवन में उसका प्रभाव कम हो जाता है। कोई एक ऐसा ग्रह है, अगर किसी का बर्थ चार्ट देखा तो आपने सारे ग्रह खराब हो मगर एक ग्रह अच्छा हो तो वो पूरी लाइफ ठीक कर सकता है, ऐसा कोई ग्रह है? कौन सा? देखिए, अगर सारे ग्रह खराब हैं और बुध अच्छा हो जाता है, बुध अच्छी प्लेसमेंट में, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और वाक पटुता से अपने जीवन को बड़े आराम से निकाल के ले जाएगा। मैं ये नहीं कह रही बहुत
ऐसा वाला जीवन जिएगा, वाओ, लेकिन जीवन निकाल ले जाएगा। उसको बात करनी आएगी, अगर वो मान लीजिए नौकरी करे तो मालिक से इस तरह से कर लेगा अपने समय कि मालिक उसको हटाएगा ही नहीं, चलते रहने दो, कुछ इस तरह। और अगर सारी कुंडली अच्छी है और एक ग्रह खराब हो जाए, चंद्रमा और बुध, ओके, ये खराब हो गए तो व्यक्ति का मन और बुद्धि कभी भी बैलेंस नहीं होंगे। व्यक्ति कभी मन के पीछे भागेगा, कभी बुद्धि के बुद्धि के पीछे भागेगा, वो अपना सब कुछ धीरे 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 डैमेज कर देगा। ओके। तो वो उसके लिए एक लाइन भी है ना, चंद्रमा के लिए तो एक बेस्ट लाइन है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अच्छा, एक नया टर्म, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो एक नया टर्म आपसे मैंने सुना जो कहीं नहीं सुना इनफैक्ट, दैट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में कुछ बताओगे आप? हाँ जी, देखिए जैसे पेड़ है और पेड़ की जड़ है और उसकी शाखाएं हैं, तो जड़ तो एक ही है वैदिक ज्योतिष, उसके बाद शाखाएं हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा और इतना गहन है कि आप एक विधा भी पकड़ के पूरा जीवन लगा दें तो भी आप उसमें लगे ही रह जाएंगे। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक विधा है, क्योंकि ज्योतिष और आयुर्वेद का बहुत ज़बरदस्त का संबंध है। उसमें भी 3 बातें होती हैं, वात पित्त का, यहाँ भी 3 बातें की जाती हैं, ग्रह 3 ही उसमें बटे हुए हैं, वात पित्त और कफ में। ओके। हाँ, तो आपके जीवन को एकदम देख के बता सकते हैं इस व्यक्ति को वात की समस्या होगी, तो वो ग्रह भी बता रहा होगा इसको वात की समस्या है, इसको वायु का, इसको कफ की समस्या है, तो मतलब चंद्रमा गड़बड़ है, तो आप उससे, तो ये 3 बात। अब इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक एडवांस टर्म है, ये तो आयुर्वेद के साथ मैंने पुराना जोड़ा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक एडवांस टर्म है, क्योंकि आज व्यक्ति 2 ही चीज़ों से परेशान है, एक तो पैसा और एक बीमारी। तो बीमारी पे मैंने काम करा, एक बहुत बड़ी विधा है ये। तो इसमें क्या करा कि इसमें व्यक्ति किस किस समय पे कैसे कैसे, अगर वो मतलब कौन सा ऐसा समय पीरियड होगा कि वो बीमार हो सकता है, उसके कौन से एरिया में डिस्टर्बेंस आएगा, और अगर हम उसके लिए पहले ही प्रिवेंटिव क्योर कर लें तो उसको उसमें क्या हेल्प मिल सकती है। हम जब किसी को करते हैं तो हर व्यक्ति के पास छठा स्थान बना हुआ है, लग्न का छठा स्थान उसके रोग का है। अब वो रोग का स्थान है तो खुद बोल रहा है मैं हूँ तो आऊँगा भी। वो कितनी इंटेंस पावर में है, कितनी उसकी वीकनेस है, उसका प्लैनेट कहाँ पर बेस्ड है, वो किन किन एस्पेक्ट्स पे आ रहा है, तो वह व्यक्ति उस हाउस से पीड़ित होगा। जैसे पहले अगर किसी का 5th हाउस 6th हाउस ये डिस्टर्ब है तो व्यक्ति को जनरली लोअर एब्डोमेन और पेट की समस्याएं बनेगी। अब इसमें एग्जाम्पल लें तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप ही बताइए किसका एग्जाम्पल लें, उसी का लेते हैं। कोई वेल नोन सेलिब्रिटी हो जिसे लोग जाने और रिलेट कर सके, सके। पता भी लगे कि आपको कितना पता है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे हम हिना खान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनको अभी कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जून 24 में आई थिंक हुआ है, तो हम उसको देखते हैं कि वो कैसे हुआ, तो आप पता लगा सकते हैं कि कैसे क्या होगा। तो इसमें ये मैं गूगल से ही ले रही हूँ इसमें, तो हिना खान का जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, आप वो होरोस्कोप देखें, और उसमें अभी छोटा सा ही पॉइंट मैं देखूंगी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं जाएंगे। आप इसमें आज के ही समय की घटनाएं लगाएं। इनको एट प्रेजेंट में जो दशा चल रही है वो चल रही है गुरु की दशा। इनको गुरु की दशा 2 मार्च 2023 से शुरू हुई है और 2 मार्च 2039 तक है, 16 साल की होती है। तो अब इसमें हम गुरु को ही लेके चलेंगे, और इनका जो गुरु है वो छठे स्थान में प्लेस है। मैंने अभी जैसे कहा था छठा स्थान रोग का होता है, वहाँ पर गुरु प्लेस्ड है जन्म का। अब इसमें क्या हुआ, और इनका जो इस समय पे जो है गुरु पर 2023 जनवरी से शनि ने चतुर्थ स्थान में गोचर किया था। तो शनि कौन, चतुर्थ स्थान कौन हो गया, हमारा ब्रेस्ट पार्ट हो गया। वहां से इसने नेगेटिव एस्पेक्ट उस गुरु को दिया। ओके। वहां से इसने नेगेटिव एस्पेक्ट गुरु को दिया। तो जब इसने छठे स्थान पे शनि ने गुरु को एस्पेक्ट दिया, तो उस टाइम पीरियड पर इनको कैंसर बन रहा होगा। डिटेक्ट हो तो तब होता है जब पहले से हो चुका होता है, तो वहाँ से शुरुआत हो रही होगी। तो इनको डिटेक्ट हुआ इसी दशा पे। अभी तो ये गुरु के अंतर में ही चल रही हैं।
तो अब क्या हुआ इसमें, अब एक बेस्ट पार्ट इसमें अब ये आता है कि आप इसको देखें तो ये हमें पता लग गया, पहले ही जीवन हमें पता था, अगर ये होरोस्कोप देखा होता तो कोई भी व्यक्ति ये देखता कि जब इनका शनि का गोचर चौथे स्थान पे होगा, यानी कि 2023 जनवरी से वो इनके छठे स्थान को नेगेटिव देखेगा, और छठे स्थान में गुरु है और गुरु की दशा भी आ रही है, तो क्लियर हो गया कि रोग आएगा। अब वो रोग कहाँ का आएगा, अब बात आ जाती है कि वो रोग कहाँ का आएगा। अब आप इसी में देखें तो इनके छठे स्थान का जो मालिक है वो इनके 11वें घर में मंगल बैठा और 8वें एस्पेक्ट से, 8वीं दृष्टि से गुरु को देख रहा है, ठीक है। और शनि गोचर कर गया, शनि इनके लग्न में बैठा हुआ है, जन्म का शनि इनके लग्न में बैठा है, तो वो शनि ने जब इसको आस्पेक्ट करा, मंगल का गोचर, मंगल का जन्म का आस्पेक्ट गुरु पे था, शनि ने गोचर का दिया, तो इन्होंने इवेंट बताया कि इस टाइम पे होगा। शनि और मंगल की युति जो होती है हमेशा एक्सीडेंटल होती है या कुछ बॉडी में कट देने वाली होती है, कहीं ना कहीं ब्लड का प्रभाव लेके आता है, और मंगल पर्सनली आग का कारक है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं गुरु पे। गुरु का क्या रोल है, गुरु किसी भी चीज को बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का काम करता है। तो जब कैंसर होता है तो उसमें हीला सेल्स काम करती हैं, बढ़ने एक्स्ट्रा कोशिकाएं सेल्स आ जाती है, तभी वो कैंसर होता है। तो इसमें तीनों प्लैनेट्स का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो आपको पता लग गया कि भाई ये इस टाइम पे इवेंट होगा, यानी कि सेटन का एस्पेक्ट आ गया, जुपिटर की दशा आ गई, जिस दिन मंगल इसके साथ रिलेट करेगा इनको ये दशा होगी, और इनकी रेडिएशन कीमोथेरेपी ये सब। अब इसमें आता है कि यही सेट जो इनका जो प्राण, मतलब ये जो गुरु है, छठे स्थान में गुरु की एक और बात मैंने कही थी आपको, शायद पीछे जाए, कि स्थान हानि करे जीवा। तो गुरु, तो उसने क्या करा, रोग हाउस में बैठ गया, तो वो रोग तो दिया लेकिन वो उसकी हानि भी करेगा, इस रोग से लड़ने की क्षमता इनको देगा, और ईश्वर ने चाहा तो ये इससे निकल भी आएंगे, क्योंकि गुरु जो है प्रारंभ पूर्व जन्म के कर्मों का योग बन के मार्केश है, लेकिन पंचम स्थान का भी मालिक है। और गुरु क्या कहता है, स्थान हानि करूंगा तो रोग की हानि भी करेगा, कहीं ना कहीं इससे निकलने में गुरु ही इनको हेल्प भी करेगा। ओके, तो क्या आप बता सकती हैं वो कब तक ठीक हो जाएंगी? देखिए, जब तक अभी शनि का आस्पेक्ट चल रहा है, अभी शनि यहाँ पर है, मैं इसमें एक बात ऐड करूँगी कि ये ज़रूर हो सकता है कि शनि जब अभी मार्च अप्रैल का समय जाएगा तो शनि का गोचर हो चुका होगा, और तो वह राहु मतलब मीन राशि में आ जाएंगे, राहु के साथ इनके जन्म के, राहु का भी भ्रमण यहाँ से चौथे स्थान पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि जब ये 25 के मिड पार्ट के बाद से इससे बाहर आएंगे। लेकिन इसमें एक बात और बैठेगी कि जब शनि यहाँ से 2027 में इसी दशा में, क्योंकि गुरु के बाद इनको शनि का ही अंतर भी आएगा, तो जब 27 में गुरु शनि जो है इनके रोग स्थान में नीच बैठेगा, तो उस टाइम पीरियड में भी इनको कोई ना कोई इसी तरीके की समस्या या कोई और समस्या मेडिकल रिलेटेड ही आएगी। वो हो सकता है ये रीअकर करे, या ये हो सकता है कि कोई और कारण से इनको परेशानी बैठ जाए, लेकिन ये करेगा, क्योंकि गुरु की भी दशा चल ही रही है जो कि मारक स्थान का मालिक है, और शनि ने अभी पूरा अपना जो एक प्रभाव है, जो नीच का शनि होने वाला है, वो 27 से 30 पे बैठेगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये समय पे ये भी निकलेंगे, लेकिन 27 से 30 के पीरियड में कहीं ना कहीं एक बार बीच में फिर आएंगे। तो उसके लिए कुछ गोचर की गणनाएं भी होती है जो मैं अभी नहीं जान पाऊंगी कि तब मंगल कहाँ होगा, क्या होगा, तो उससे अगर वो होता तो और एग्जैक्ट पता लग जाता। तो जैसे आप ये एग्जैक्टली बता सकते हैं किसी का चार्ट देख के कि इसको कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी, कब होगी, और काफ़ी हद तक ये भी बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी होगी। एम आई राइट? बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हर रोग के ग्रहों का संबंध होता है। गुरु अगर है, मंगल अगर आस्पेक्ट कर रहा है, उसका संबंध कहीं शनि से बन जाए, और उसमें राहु कहीं से भी, राहु केतु का आस्पेक्ट भी आ जाए मंगल से, इन सबको जब कॉम्बिनेट, तो जनरली कैंसर या कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारियां आती हैं जिनका इलाज थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और बाकी जैसे शुक्र खराब है तो व्यक्ति को क्या आएगा कि भाई किडनी स्टोन हो गए, शुगर हो गई, इस तरीके की बीमारी। मंगल थोड़ा अप डाउन में है तो ब्लड प्रेशर की कंडीशंस आएंगी। गुरु है तो लिवर वगैरह की आएगी। लेकिन जब ये 4-5 प्लेनेट का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है तो आपको क्रॉनिक बीमारियों से क्रॉस होना पड़ता है। तो आप बस इतना कर सकते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप पे ये हेल्प करती है कि आपको वह घटना होने का या उस तरीके की आशंकाएं दे सकती हैं, तो आप अपने जीवन में
परिवर्तन करके, अपने जीवन को आत्मसात करके, प्रिवेंटिव क्योर जिसे कह सकते हैं, तो आप अपने जीवन का पूरा लाइफस्टाइल चेंज करके उस बीमारी से को मिनिमाइज कर सकते हैं कि वो आए और बहुत लिमिट कंडीशंस में निकल जाए। तो जैसे आप किसी का बर्थ चार्ट देख के बता सकते हैं कि कब बीमारी आएगी और लगभग कौन सी बीमारी आएगी, तो मैं ऐसे ही क्या एग्जैक्टली इसमें आप बोलूंगी कि मैं ये बता सकती हूँ कि कब बीमारी आएगी, कौन से पार्ट पे बीमारी आएगी, लेकिन कौन सी बीमारी आएगी, ओके एग्जैक्ट वर्ड वो विच यूज नहीं। पार्ट ऑफ द बॉडी हाँ, विच पार्ट विल ऑफ द बी बॉडी, टारगेटेड, यस, तो हम पार्ट को टारगेट कर देंगे। तो ऐसे आप सक्सेस भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब आएगी और किस काम या दिशा या डायरेक्शन से आएगी, किस माध्यम बिल्कुल, से आएगी। ये तो मतलब आराम से जब ये हो तो फिर सकता मेरी देखो ना इसी बात पे। है। बिल्कुल। क्या पूछना चाहेंगे राहुल जी, अब क्या पूछ रहे थे बताइए, फिर मैं वही बात पे बात करूँ। मैं ये पूछ रहा था ये समय कैसा चल रहा है, चलिए। पैसा कब आएगा सही बात है। और सक्सेस किस फील्ड से आएगी। देखिए, आपको गुरु की दशा चल रही है हाँ जी, और गुरु जो है आपका मीन राशि का दूसरे घर में बैठा है, ठीक है। तो अभी मैं बार बार वो लाइन बार बार आ रही है, स्थान हानि करे जीवा। जहाँ भी गुरु बैठता है वहाँ पे थोड़ी सी स्थान हानि तो करता है, तो आपको इस सेविंग्स में डिस्टर्बेंस देगा। और गुरु की दशा है तो यहाँ पर हो सकता है कि जब गुरु की दशा आपकी 2015 से शुरू हो रखी है, तो हो सकता है तब के बाद से आपको सेविंग्स करने में थोड़ी सी परेशानी रही हो। और लेकिन क्या है कि गुरु जहाँ भी बैठता है वो इस तरह खराब नहीं करता कि चीज़ें खराब करके चला जाए, क्योंकि अर्थ त्रिकोण को पूरा देख रहा है आपका गुरु। दूसरा, छठा और 10वां घर जो है अर्थ त्रिकोण है, तो आपके इसी गुरु ने तीनों घरों को देख लिया है। तो गुरु छठे को भी देख रहा है और गुरु 10वें को भी देख रहा है। तो आप ये जो इतना जिज्ञासु बोलने, गुरु का मतलब दूसरा स्थान वाणी का होता है, तो गुरु वहाँ पर आपका बहुत अच्छी पोजीशन में बैठ गया। तो आपको जो चीज़ें बोलना, जैसे मैं आपको सुन रही हूँ तो आप अच्छा बोलते हैं, आप जब व्यक्ति बोलता है तो उसका तो नॉलेज भी रखता है, तो गुरु के कारण हो गया। और इसमें आ जाते हैं आपका 11th लॉर्ड भी गुरु है, तो 11th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना क्या होता है, जन्मजात पैसा वाला होना, कि व्यक्ति का जन्म जो हुआ या तो पैसे वाले घर में या पेरेंटल जो पेरेंटिंग हुई है उसमें जीवन में लग्जरी देखी गई है, क्योंकि गुरु क्या कहता है, प्रारब्ध का एक्शन है ये, तो ये तो आप वहीं से लेकर आए हैं। लेकिन क्या है कि इस गुरु ने क्या करा, 6th हाउस को भी साथ में एक्टिव करा। तो 6th हाउस क्या होता है, जब हमारे खर्च थोड़े ज़्यादा होने लग जाए तो फिर उसके कारण जो हमें परेशानी आएगी उसको कर रहा है, क्योंकि गुरु के मीन राशि का है तो छठे स्थान को उच्च देख रहा है, 10वें, तो यहाँ पर आपका एक प्लैनेट ये बन जाता है। 3rd लॉर्ड जो है 3rd स्थान में आपका केतु है। 3rd हाउस में जब केतु होता है और राहु 9th हाउस में होता है, तो केतु क्या कहता है, आप जब पुरुषार्थ के नियरली पहुँचते हैं, यानी कि आप पराक्रम तो बहुत करते हैं, क्योंकि आपका 3rd लॉर्ड जो है वो आपके 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस में भी शुक्र की राशि में मंगल। तो चौथा स्थान मैंने बताया वाहन भवन भूमि, तो या तो आपको इन्हीं 3-4 चीज़ों से कोई प्रेम होगा, वाहन से तो बहुत है। तो वाहन भवन भूमि में आपका पराक्रम स्थान का लॉर्ड बैठा है। लेकिन क्या है, केतु बैठने की वजह से क्या करता है कि जब आप अपने बिल्कुल एक्सेस पे पहुंचने लगते हैं, पीक पे आने लगते हैं, आप उससे पहले ही ड्रेन होने लगते हैं। जैसे होता है ना कि मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा था, अब मुझे वो ब्लाइंड मोड आया, मैंने कोशिश नहीं करी कि मुझे एक रास्ता और ही जाना था, वहाँ पे मेरा वो खड़ा था, मंजिल कह लें। तो अब वहाँ पर आप कहीं पे आप नोटिस करें कि आपके स्वभाव में होगा, आप वहाँ पे ड्रेन होते हैं और फिर आप देखते हैं अरे थोड़ा ही दूर था, मैं चलने से रुका, क्योंकि केतु क्या करता है, डी अटैचमेंट, तो वो पराक्रम से डी अटैचमेंट कराता है आपका। जब आप बिल्कुल पीक पे जाने लगने होते हैं तभी आपकी एनर्जी आपका साथ छोड़ती है और आपका जैसे पेशेंस लेवल, एक वर्ड है, पेशेंस लेवल साथ छोड़ देता है कि मेरा क्या होता है, मतलब मैं किसी भी चीज पे लगा हुआ हूँ, डेडिकेटेडली लगा हुआ हूँ, तो मैटर नहीं करता कि मैं 1 दिन लगूं या 1 साल लगूं या 10 साल लगूं, लेकिन कहीं किसी एक पॉइंट पे ये तो नहीं पता कि अब उसके एक टर्न के बाद ही सक्सेस है या नहीं है, ये तो नहीं जान सकते, क्योंकि आपने कहा ज्योतिष ऊपर से बैठ के देख रहा है, हम तो ऊपर नहीं बैठे हुए, लेकिन एक पॉइंट पे जाके मन उचाट हो जाता है। वही मैं कह रही हूँ कि वो और हो गया उचाट तो बस फिर वो उस तरफ छूट नहीं गया, जाना तो नहीं नहीं जाना। जाना। तो यही आपका जो केतु है ना, ये डी अटैचमेंट दे रहा है। जब आपका सक्सेस का पीक आने लगता है वो वहीं से आप थोड़ा सा पता नहीं वो क्योंकि केतु है वो विचार शक्ति तो लाएगा ही, तो वो आपसे वहां से छुड़वा लेता है। तो आप
इसके लिए कुछ रेमेडियल पार्ट जरूर करें जो आपको काफ़ी हेल्प कर जाएंगे, और फिर आप इनको देखिएगा, इनसे रिजल्ट भी आएंगे। वैसे आपके लिए शुक्र वाला, वाणी वाला, क्योंकि धन स्थान का मालिक ही वहाँ बैठ गया, 11th हाउस का मालिक ही वहाँ, तो आप ये सब काम करें, ये आपको अच्छे देते हैं। लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका हमेशा वाहन में, भवन में और भूमि में ही रहेगा। लेकिन काम आपको ये करेगा। अर्निंग कहाँ से आएगी? अर्निंग लॉर्ड जहाँ बैठा, अर्निंग वहाँ से आएगी। तो जब आप बोलेंगे आपको अर्निंग आएगी। तो मतलब पॉडकास्ट करते रहें। हाँ, मेरे तो हिसाब से दोस्तों सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थोड़ी मेहनत तुम करो, बाकी हम कर रहे हैं। कह सकते हैं जी ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह और सकते हैं। केतु की कोई रेमेडी भी बता सकते हैं? हाँ, आप केतु की रेमेडी में क्या करें, आप कुत्तों की सेवा करें। ओके, आप कुत्तों की सेवा मतलब स्ट्रीट डॉग्स को कुछ डाला जाए। स्ट्रीट डॉग्स को कुछ डाला जाए, कोशिश करके डेली कीजिए। एक नियत समय, मतलब नियत ना हो, लेकिन हाँ कोशिश करके जब आप घर से बाहर निकले, एक बंद ब्रेड बिस्किट का पैकेट, दूध, उनकी सेवा करें। वो स्ट्रीट डॉग्स होने चाहिए, वो घर के कुत्ते नहीं होने चाहिए कि मतलब पेट पाल लिया। कुछ पर्टिकुलर चीज देना ज्यादा अच्छा रहता है या कुछ भी दिया जाए? जो कुत्तों को पसंद है, जैसे दूध, बस वो खा लें, सेवा कर लें उनकी, तो बस वो आप करें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। यानी कुल मिला के वैसे केतु के अंडर सारे चौपाए आते हैं, तो लेकिन उसमें केतु सबसे ज़्यादा विशेष माना जाता है, तो आप केतु करें। और एक काम मैं और बोलूँगी कि आप काले सफ़ेद तिल मंगा के रखें, और शिव सहस्त्र नाम जो होता है उसको गूगल से डाउनलोड कर लें चाहे, और उसके एक एक नाम लेते जाइए। और जैसे यज्ञ में आहुति छोड़ते हैं, इस तरह से आप एक एक नाम लेते जाइए और कुछ कुछ 2-4 तिल के दाने निकालते जाइए। और जब वो निकालें, उसमें फिर आप अपना 1 चम्मच चीनी मिला लें, और जो भी आपका गार्डन वगैरह हो उसमें वो जो तिल आपने यूज़ करके निकाल लिए उनको आप चढ़ा दीजिए। मतलब घर के गार्डन में या बाहर पब्लिक गार्डन में? उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस चींटियाँ वहाँ आ जानी चाहिए, वो खाएं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि केतु क्या है, हिडन भी है कहीं पे, और इसमें क्या हो जाएगा कि जो सेटन उसका आस्पेक्ट दे रहा है उसकी भी हेल्प हो जाएगी और इसकी भी हेल्प हो जाएगी। तो दोनों पॉइंट मिलके आप देखेंगे, कुत्तों की सेवा प्रायोरिटी में, और सेकंड पॉइंट में ये। तो ये जो आपका मन उच्चाट होने लगता है ना एक पॉइंट में, ये आपको वहाँ तक उच्चाट नहीं होने देंगे। बस ये आपको वो ब्लाइंड, मतलब जहाँ आप उच्चाट हो उससे 2-4 कदम जो भी आपको लेके जा, वहाँ तक लेके जाने का काम करेंगे। क्योंकि भालचंद्र है शिव सहस्त्र नाम करने से, तो भालचंद्र है, तो केतु के कारण जो चंद्रमा में विरक्ति पैदा होती है कि एकदम छूट जाता है, वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी आपकी। और इसके बाद जो दशा आ रही है वो अच्छी आ रही है या इससे खराब आ रही है? ये शनि छठे स्थान में बैठा है, तो हमें संतुष्टि नहीं होने देगा। और जैसे अब आपने ये कार्य शुरू करा, जैसे शनि जो है सेवा भाव है, अब ये पॉडकास्ट आपने शुरू करा, अब ये आपका विज़न क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी तरफ से ये है कि आप लोगों के लिए, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, पब्लिकली नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हिडन, हर एक के पास एक एक प्रभु ने सबकी संरचना बहुत सुंदर करी हुई है, तो सबके पास गुण है, आप उस गुणों को बाहर लाने का काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से जन सेवा हो रही है। किसी को किसी से कभी भी कोई फ़ायदा हो सकता है, तो शनि यहाँ आपका काम कर सकता है। हमारा इंटेंट भी यही है, हमारा इंटेंट भी यही है, हमारा पर्पस यही है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, और एक बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो हम इसके बीच का एक ब्रिज बनना चाह रहे हैं कि जिसको जिसकी ज़रूरत है, या जो इंसान जो नॉलेज ढूंढ रहा है, क्यों ना उसे हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल सके। तो बिल्कुल आप, क्योंकि शनि की दशा के लिए मैं इसीलिए कह दूँ, शनि सेवा कारक प्लैनेट है, उसको सेवा ही मिली है, और छठा स्थान भी सर्व करने का है। तो जब ये दोनों बातें मिलेंगी कि आपका इंटेंशन भी यही हो जाए सेवा करना, और प्लैनेट की इंटेंशन भी सेवा कराना है, तो हम इस भाव में अपने आप को लीड में ना रख के हम सेवा भाव में जब आ जाएंगे, मतलब यहाँ से हम यूँ आ जाएं कि हम सेवा कर रहे हैं लोगों की, हम, तो जब ये दोनों इंटेंट काम करेंगे, एक साथ आएंगे, तो ये सटन पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि इसका 12th, अब इसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट 12th हाउस पे है। 12th हाउस क्या होता है, देश विदेश कहीं भी, मतलब घूमने का, इसका उसका यात्राओं का भी है। तो और इसका थर्ड एस्पेक्ट 8th हाउस में है। 8th हाउस क्या होता है, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट 8th हाउस है। 8th हाउस छुपी हुई हिडन चीज़ें हैं, ओकल्ट साइंसेस सारी इसी के अंदर आती हैं, साधनाएं। तो आप क्या कर रहे हैं, दूर दूर जाकर ढूंढेंगे लोगों को, उनके लिए काम करेंगे, उनके जो टैलेंट हैं या जो भी उनके पास ईश्वर ने दिया हुआ उनको ज्ञान है, या जो भी उनको गुण कह लीजिए, आप उसको बाहर लाए, किसी ना किसी व्यक्ति को तो हेल्प होगी। तो जब वो हेल्प होगी, यानी कि आपका सेवा भाव पूर्ण होगा, तो ये शनि आपको मदद करेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मदद करेगा। अगर कोई जनरली देखेगा तो छठे स्थान खराब है, सेवा कराना है, अब सेवा का माध्यम क्या, सोच में सेवा हो जानी चाहिए, तो शनि काम करेगा। शनि क्यों काम नहीं करेगा?
तो जैसे अब आप आजकल देख रहे हैं एआई बहुत स्मार्ट हो रहा है और दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, तो जब ये इसकी पर्टिकुलर आपकी साइंस है, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है, एआई अपने आप भी ग्रोथ कर रहा है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर क्या दिख रहा है? क्या आपको लगता है कुछ समय आएगा कि एआई इसको ओवरटेक कर जाएगा? देखिए, मैं इस विषय में एक बात कहूँगी। अभी नासा ने कहा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो सटीक जानकारी है वो आज भी पंचांग दे सकता है। ओके। वो पंचांग ही दे सकता है। और उस पंचांग में पहले 5 रुपए का आता था, 100, 150, 200 रुपए का आता है। तो उस पंचांग में उस एक घटना, जैसे इस समय प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, तो वह ग्रह स्थिति पहले से निर्धारित थी कि जो बृहस्पति होगा वो वृष राशि में आएगा, सूर्य मकर राशि में आएगा, तो प्रयाग का कुंभ हो जाएगा। और उस एक मतलब एक प्रेडिक्शन, मतलब एक टाइम पीरियड ने कि ये समय कुंभ का होगा। 85 करोड़ लोग देश और विदेश से सब एक जगह पहुंच रहे हैं और सब एक जगह, तो ये क्या हुआ, गणना। तो ये गणना मैं कह सकती हूँ कैलकुलेटिंग पॉइंट पे तो एआई कर देगा, लेकिन जो इसके साथ इमोशंस जाते हैं, जैसे ज्योतिष को मैंने क्या बोला, सिद्धांत की बात सारी कर देगा, क्योंकि जो लिखा है वो RHS इक्वल टू RHS मतलब RH। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, ज्योतिष एक ऐसी विधा बन जाती है जहाँ पर 2+2 बराबर 4 भी होता है, और 2+2 कभी पौने 4 करना पड़ता है, कभी 4.25। ये आर्ट होती है कि व्यक्ति को कैसे परोसना है, वो एआई नहीं परोस सकता। जैसे मार्केश है, मार्केश 3 तरह से होता है कि भाई मारेगा ये नहीं। तो अब किसी व्यक्ति का आपको दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस समय पे, ये समय इसका खराब आएगा, या ये व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्टों में जाएगा, और एक थर्ड टाइप का मार्केज होता है जो कतई मृत्यु तक ले जाता है। तो उसमें जब आपने वो सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लिया और किसी व्यक्ति का आपने देख लिया और उसे आप बताएंगे, तो एआई तो सब कुछ बता देगा, उसके पास तो ह्यूमन इमोशन नहीं है। तो मुझे लगता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज कैलकुलेशन करने में एआई मास्टर है, वो कर देगा। जो आप कह रहे थे कि इंट्यूशन, वो इंट्यूशन एआई के पास नहीं आ वो सकती। नहीं आएगी। जो ईस्ट कर पाए वो उस पे कैसे आएगी एआई पे? Right. तो किसी की साधना पे होगी, किसी की सतत जो प्रयास चल रहा है, जो अध्ययन चल रहा है उसका, और जो उसका मंथन है, ये तो उसी पे आएगा ना। तो मोटा मोटा बता देगा जो आजकल का यूथ हाँ, जो जान रहा है ना, हाँ, भाई गर्लफ्रेंड कब पटेगी, बॉयफ्रेंड हाँ, कब हाँ, आएगा, बिल्कुल, exactly. जॉब कब मिलेगी, ये वो सब बता देगा। वो सब बता देगा। हो सकता है कुछ उपाय भी उस पर फीड करे जाएं, वो सारे वो भी लेकिन उसके साथ जो इमोशंस हैं, कि व्यक्ति बिल्कुल हारा हुआ आया, मन के हारे हार और मन के जीते जीत एक बड़ी खूबसूरत उक्ति है। तो अगर वो व्यक्ति आया और उसमें उसने कहा कि, और उसका मोरल इस तरह आया कि गिरा हुआ है बिल्कुल, तो ज्योतिषी का पहला काम है ना उसके मोरल को बढ़ाए। बार बार कहेगा थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। कई बार ज्योतिषी केवल ऐसे कह कह के चलाते हैं उसको। कई व्यक्ति ऐसे आते हैं, एआई तो कह देगा, ओ तेरा मार्केश है, लगता है 1 महीने में तू मरने वाला है। हाँ। तो अब व्यक्ति, तो आप बताइए क्या करेगा? वैसे आपने बड़ा अच्छा बोला। तो थैंक यू। अब इसमें क्या करेगा? कई बार जो हमारे पास आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया या कोई ऐसी घटना घटी कि वो सुसाइडल कंडीशंस पे होते हैं कि अगर नहीं हुआ तो ज्योतिषी उसको धीरे धीरे, अरे 2 महीने रह गए, तू चल, तो 2 महीने रह गए, अरे तू निकल। वो बार बार कई बार आके ज्योतिषी को बोलता है तुम तो गलत ही बोला, 2 महीने बता के आपने साल भर कटवा दिया। ब्लेम तो वो ज्योतिषी, लेकिन उसने ये नहीं देखा ज्योतिषी के एंड से उसने 2-2 महीने करके तेरा साल निकलवा दिया। अब प्रभु जी चाहेंगे तेरा समय सही आ जाएगा। ठीक बात। तो उसने तेरे मोरल को बूस्ट रखा कि तू उस बुरे समय को भी काट सका। ये आई नहीं ला सकता। अच्छा, what will be the last piece of advice, astrological advice, which you would like to give to our audience? मैं कहूँगी सबको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी के हर रूप में, विष्णु जी के हर रूप में एक एक ग्रह का वास है। तो विष्णु सहस्त्र नाम जो भी व्यक्ति कर सकता है, वो अपने 9 के 9 ग्रहों से, अपने प्रारब्ध से, अपने भाग्य की लड़ाई से, अपने ऑब्स्टिकल्स से, हर चीज़ से धीरे धीरे बाहर आ सकता है। तो मैं चाहूँगी कि हर व्यक्ति को सूर्य को जल देना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का जितना हो सके उतना पाठ करना चाहिए। चाहे उसको लग्जरी चाहिए तो विष्णु जी के अधीन लक्ष्मी जी हैं तो मिल जाएंगे। और लक्ष्मी जी एक रूप नहीं है, लक्ष्मी जी यश हैं, कीर्ति हैं, श्री हैं, वैभव हैं, सुख हैं, शांति हैं, समृद्धि हैं, तो सभी कुछ है। तो जब हमको जीवन में सबको, आपको, हमको यही सब तो चाहिए। किसी को यश चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति, किसी को तो सब है किसके अधीन? सारे विश्व के जो सृजन करता है विष्णु जी, उनके अधीन है। तो उनके अधीन कौन है? लक्ष्मी जी।
तो बहुत मज़ा आया दीप्ति जी आपके साथ बैठ के, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद राहुल जी, करते हैं धन्यवाद आपको बहुत बहुत। उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑडियंस को इससे एक वैल्यू मिलेगी, वो भी कुछ सीखेंगे, उनकी थॉट प्रोसेस क्लियर होगी और जो उनके डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक इससे हटे होंगे। दिस इज़ अ टोकन फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बातें करने में, और मैंने भी कोशिश करी कि शायद भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकी हूँ उसमें। नहीं, निसंदेह, निसंदेह।